हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि 1985 का एक्ट है। ठीक है, इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो ये एक्ट जो है 1985 का एक्ट है। एक्ट नंबर क्या है? 61 है और 1985 का ये एक्ट है। इसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? तो 16 सितंबर 1985 को मिली थी। कमेंसमेंट यानी एप्लीकेबल कब हुआ था, एनफोर्समेंट कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1985। मतलब चिल्ड्रंस डे जो होता है 1985 के दिन, उस दिन हुआ था। और इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, 83 सेक्शंस हैं। इसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है। अब इसमें वैसे अमेंडमेंट्स की बात की जाए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, पर जो मेजर मुझे लगे वो मुझे लगा कि हाँ बताना चाहिए, तो मैंने देखा है। सबसे 1988 का एक मेजर अमेंडमेंट हुआ, जो इफेक्ट में आया था 29 मई 1989 को। फिर 2001 में हुआ था, जो कि इफेक्ट में आया था 2 अक्टूबर 2001 को। और 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1 मई 2014 से एप्लीकेबल हुआ। अब इस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं ये वाला एक्ट। तो एक्ट ये क्या है? एक एक्ट है कंसोलिडेट करने के लिए, अमेंड करने के लिए। किस चीज़ के रिलेटेड? तो लॉज जो कि रिलेटेड है नारकोटिक ड्रग्स से, और मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस। तो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाना, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए जो भी ऑपरेशंस है रिलेटेड, मतलब इन सब चीज़ों से कनेक्टेड। किससे? नारकोटिक ड्रग्स से लेके साइकोपैथिक सब्सटेंस से लेके। और ये प्रोवाइड करता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये क्या करता है कि यहाँ पे किसी भी अगर प्रॉपर्टी के थ्रू आपने ये यूज किया, उसके के थ्रू ड्राइव किया, इलिसिट ट्रैफिक किया नारकोटिक ड्रग का या साइकोपैथिक सब्सटेंस का, तो उसमें जो प्रॉपर्टी आपने यूज की उसका फॉर फीचर हो जाता है। और फिर उसके बाद लिखा है टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी इसके ऊपर बनी हुई है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस बनाया गया है, मतलब एक्ट बनाया गया है, और जो भी मैटर्स कनेक्टेड हैं इनसे रिलेटेड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीपीएस एक्ट भी बोलते हैं। और ये हुआ था इन एक्ट 36 ईयर जो था अपना रिपब्लिक इंडिया का, उस टाइम पे ये इनेक्ट हुआ था, मतलब आया था उस साल। अब प्रिलिमिनरी देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो ये जो एक्ट है इसको बोलेंगे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 का एक्ट है। ये अप्लाई होता है होल ऑफ द इंडिया में। और ये अप्लाई कहाँ किस किस के ऊपर होता है? तो सारे इंडियन सिटीजन में, भले ही वो आउटसाइड इंडिया में है। ऑल पर्सन्स पे होता है, शिप्स एंड आर्टिकल्स रजिस्टर्ड इन इंडिया पे होता है, वेर एवर दे मे बी। तो यहाँ पे आईपीसी के ऐसे सिमिलर यहाँ पे है, जैसे आईपीसी में हम पढ़ते हैं आईपीसी के एक्सटेंडेड प्रोविजंस, वैसे यहाँ पे है। सेम टू सेम है, सिमिलर है, मतलब सेम टू सेम तो नहीं बोलूंगा, सिमिलर है। फिर ये इट शैल कम इनटू फोर्स। तो ये कब आया था कि डेट जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू करके ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट किया था। और डिफरेंट डेट्स अपॉइंट हो सकती हैं डिफरेंट प्रोविजंस के लिए इस एक्ट के, और डिफरेंट स्टेट्स के लिए भी। एंड एनी रेफरेंस इन दिस प्रोविजन टू द commencement of this act shall be construed in reference to any state as a reference to the coming into force of that provisions in that state। तो कोई भी रेफरेंस होगी इस एक्ट की कमेंसमेंट होने के बाद, तो उस स्टेट में तब होगी जब ये एक्ट उस स्टेट में इन्फोर्स में आया। फिर डेफिनेशन में इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। तो जब तक अदरवाइज नहीं बताया हो तब तक क्या इसका मीनिंग होगा? अब मैं आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ। डेफिनेशन जो है इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हर चीज़ के, क्योंकि क्या होता है कि ये हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं लॉ के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ ये, और ये चीज़ें हमें समझना बहुत डिफिकल्ट है। ये उन लोगों को समझ में आता होगा जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, इन सब से रिलेटेड वो काम करते हैं। ठीक है, तो हमें जितना एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ऊपर ऊपर समझना, याद रखना, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अदरवाइज सब चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले बताया हुआ है कि एडिक्ट का मतलब क्या होगा? तो एडिक्ट का मतलब होगा कि जो पर्सन है, जो डिपेंड है किसी भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोपैथिक सब्सटेंस में। बोर्ड का मीनिंग क्या होगा? सेकंड डेफिनेशन। तो बोर्ड का मतलब होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो कि कंस्टिट्यूट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में। फिर है
कैनबिस, उसको हेम्प बोलते हैं। तो कैनबिस हेम्प जो होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, आप याद रखिएगा, चरस आता है, गांजा आता है और मिक्सचर आता है। तो ए पॉइंट में चरस, तो चरस क्या होता है कि चरस होता है दैट इज़ सेपरेटेड रेज़िन। तो उसमें सेपरेट रेज़िन होता है किसी भी तरीके का, व्हाटएवर फॉर्म, किसी भी तरीके से, वेदर क्रूड है या प्यूरिफाइड है, ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस प्लांट, जो कि कैनबिस प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, और उसमें ऑल्सो इंक्लूड होता है कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रेज़िन नोन एज़ हैशिश ऑयल और लिक्विड हैशिश भी इंक्लूड होते हैं। अब गांजा की बात करें तो गांजा होता है कि जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स हैं कैनबिस प्लांट के, मतलब इसमें लिखा रहेगा, मतलब लिखा हुआ है कि जो एक गांजा क्या है कि जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप है किसी भी कैनबिस प्लांट का, मतलब टॉप का हिस्सा जो रहता है उसमें, इसमें एक्सक्लूड कर दिया था सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट accompanied बाय द टॉप्स। इसमें अगर उसका टॉप का हिस्सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, आप याद कर सकते हैं गांजे में, अगर गांजा की बात होती है तो गांजे में जो भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप है कैनबिस प्लांट का वही आता है। बाकी अगर उसको बाकी चीजें एक्सक्लूड कर दी, जैसे उसके सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, जिसमें वो टॉप वाला हिस्सा जो रहता है वो नहीं होता। बाय वॉट एवर नेम इट मे बी नोन और डेजिग्नेटेड, और किसी भी तरीके से ये मतलब जाना जाता है या डेजिग्नेट किया जाता है, उससे फर्क नहीं, मतलब उससे मतलब ये किसी भी नाम से यहाँ पे जाना जाता है, और वो यहाँ पे आ जाएगा गांजे के डेफिनेशन में। फिर उसके बाद है एनी मिक्सचर, अब इसके बाद है किसी मिक्सचर का, वेदर मतलब विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल। तो किसी भी तरीके का मिक्सचर आ जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि विद और विदाउट है न्यूट्रल मटेरियल का, और एनी अबव फॉर्म्स ऑफ कैनबिस, या किसी अदर फॉर्म की कैनबिस, या एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फॉर्म, की कोई भी ड्रिंक किस तरीके से बनाई गई है। तो मिक्सचर में किसी भी तरीके का मिक्सचर हो सकता है, मतलब विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल का, और एनी अबव फॉर्म्स, किसी भी अबव फॉर्म जो बताए हुए हैं कैनबिस के, और एनी ड्रिंक प्रिपेयर की गई उसके साथ, मतलब उसके थ्रू। और फिर कैनबिस आगे फोर्थ डेफिनेशन कैनबिस, तो कैनबिस का मतलब, सॉरी, कैनबिस प्लांट, तो उसका मतलब होता है कोई भी प्लांट या जेनिस कैनबिस की। फिर इसके बाद है 4A में बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज क्या होंगी। तो 4A अलग से ऐड की हुई होगी, कब ऐड की हुई है मैं आपको बता देता हूँ। ये इंसर्ट की गई थी एक्ट नंबर 16 ऑफ 2014 से, मतलब 1 मई 2014 से ये कमेंस, मतलब ये लागू हुई है वाली डेफिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज का क्या मतलब होता है, तो जो कि ओन कंट्रोल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और फैक्ट्री जो कि ओन की जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए गए हैं, पेड अप कैपिटल, सॉरी, शेयर्स नहीं, पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 50% का ओन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद है कोका डेरिवेटिव। तो कोका डेरिवेटिव क्या होता है, ये डेफिनेशन नंबर 5 में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसमें लिखा रहता है, इसमें लिखा हुआ है कि क्रूड कोकेन आएगा, दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ। तो कोका लीफ से जो क्रूड कोकेन निकलता है, विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोकेन। तो कोकेन के मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी तरीके से अगर यूज होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे क्रूड कोकेन आ जाएगा, मतलब किसी भी कोका लीफ का एक्सट्रैक्ट। दूसरा है फिर एक्नोजाइन आता है यहाँ पे। एक्नोजाइन में लिखा हुआ है कि ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्गोनाइन, एक्गोनाइन मतलब जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं बता पा रहा हूँ, फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड, तो जिस तरीके से इसको रिकवर किया जाए, मतलब एक्कोजाइन, ये याद रखिएगा आप जो भी ये वर्ड है। तो फिर उसके बाद है कोकेन। तो कोकेन में लिखा हुआ है कि दैट इज अ मिथिल ईस्टर ऑफ बेंजोल इकोनाइन एंड इट्स सॉल्ट। तो उसमें जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उसके, और कोई भी प्रिपरेशन जिसमें मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन रहती है, मतलब कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जिसमें 0.1% कोकेन रहती है, तो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद है
सिक्स डेफिनेशन कोका लीफ। कोका लीफ का मीनिंग क्या होता है? तो कोई भी लीफ जो कि कोका प्लांट की होती है। लेकिन इसमें क्या चीज़ नहीं आएगी? एक्सेप्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको डबल हाईलाइट कर देता हूँ। वेट थोड़ा, एक मिनट। तो उसमें एक्सेप्ट से, एक मिनट मैं अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ, अंडरलाइन अगर ये हो जाए। तो उसमें किसी भी तरीके के कोका लीफ में क्या आता है कि कोई भी लीफ जो कोका प्लांट से निकाली जाती है, मतलब लीफ ऑफ अ कोका प्लांट इसमें आती है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं आएगी, एक्सेप्ट अ लीफ फ्रॉम विच ऑल इकोज, सॉरी, एगोनाइन और कोकेन वगैरह जो है उसमें से निकाल लिया गया है। और एको 9 जो है उसको निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। मतलब रिमूव कर दिया गया, तो अब देखिए इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि कोका लीफ का मतलब होगा किसी भी लीफ होगी जो कोका प्लांट की। लेकिन अगर उसमें से जो ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ उसमें से इम्पोर्टेंट है, उसका वो रस या वो चीज़ ही निकाल ली, तो बाकी वो चीज़ कुछ बची क्या? उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो वो चीज़ जो उसका बेस मटेरियल है, जिसमें कुछ अपना ये सब चीज़ें नहीं निकाली जा सकती, तो वो चीज़ यहाँ पे इसमें नहीं कवर होती। बस ये बताना चाहता है वो। और फिर कोई भी मिक्सचर है देयरऑफ, विथ और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, तो किसी भी तरीके का मिक्सचर है विथ या विदाउट न्यूट्रल मटेरियल में, तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इसमें लिखा होगा डज़ नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 1% ऑफ कोकेन। तो इसमें भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिसमें किसी भी तरीके की, जिसमें 1% से ज़्यादा कोकेन नहीं है। मतलब एक, सॉरी, 1% नहीं, 0.1%, मतलब 0.1% से ज़्यादा अगर कोकेन नहीं है उसमें। सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ आपको। बट डज़ नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। तो उसमें वो चीज़ें नहीं आएँगी जिसका प्रिपरेशन में 0.1% से ज़्यादा कोकेन है। सॉरी, मतलब यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, 1 मिनट, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी जिसमें 0.5 सॉरी, 0.1% से 0.1% से ज़्यादा कोकेन नहीं मिलाई हुई है। मतलब कोकेन की मात्रा कितनी कम है कि 0.1% से भी मात्रा कम है यहाँ पे कोकेन की। तो वो इस चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद है डेफिनिशन नंबर 7, कोका प्लांट। तो कोका प्लांट का मतलब है कोई भी प्लांट और कोई भी स्पीसी और जीनस। ट्राइथोन, अब जो भी इसको पढ़ते होंगे आप ये देख लीजिएगा। मतलब कोका प्लांट का मतलब हुआ है कि कोई भी एक स्पीसी या जीनस जो भी रहता है, मतलब जिसमें ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे वर्ड है ये जिस कंटेन होता है, वो कोका प्लांट में आता है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 7A। 7A बताता है कमर्शियल क्वांटिटी, और ये बाद में ऐड की गई है। तो कमर्शियल क्वांटिटी कब ऐड हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था 2001 से, मतलब इफेक्ट में आया था 2 अक्टूबर 2001 से। तो तब ये ऐड किया गया था। तो कमर्शियल क्वांटिटी देख लेते क्या है। तो कमर्शियल क्वांटिटी अगर किसी नार्कोटिक ड्रग या साइकोपैथिक सब्सटेंस की बात हो रही है, तो उसमें एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नार्कोटिक ड्रग या साइकोपैथिक सब्सटेंस की से रिलेटेड, मतलब, और जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर क्वांटिटी है, मतलब ग्रेटर है क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाई की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में। अब उसके बाद है 7B। 7B है कंट्रोल डिलीवरी। तो कंट्रोल डिलीवरी का मीन्स है किसी भी टेक्निक और अलाउइंग इलिसिट और सस्पेक्ट कंसाइनमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग। तो किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी टेक्निक है और अलाउ कर रहा है कोई भी इलिसिट और सस्पेक्ट कंसाइनमेंट कर के नार्कोटिक ड्रग्स के, साइकोपैथिक सब्सटेंस के, और कंट्रोल सब्सटेंस और substances substituted for them to pass out of or through or into territory of India with the knowledge and under supervision of officer empowered in this behalf or duly authorized under section 50A with a view to identifying the person involving the commission of offence under this act।
तो कंट्रोल डिलीवरी का मतलब कोई भी ऐसी टेक्निक है या किसी भी तरीके का इलिसिट और सस्पेक्ट कंसाइनमेंट करना, नारकोटिक ड्रग का, साइकोपैथिक सब्सटेंस का, कंट्रोल सब्सटेंस और सब्सटेंसेस जो कि सब्स्टिट्यूट किए गए हैं इसके द्वारा, उसको पास आउट कराना थ्रू और इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी के बाहर या इंडिया की टेरिटरी में लाना विद द नॉलेज अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर, और ऑफिसर की सुपरविजन में जो कि एम्पावर्ड इस बिहाफ में, ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 50A। सेक्शन 50A में जो बताया हुआ है, विद द व्यू ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सन इन्वॉल्विंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो इससे ये इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे ये इसका आशय रहता है कि इससे आइडेंटिफाई किया जाए उस पर्सन को जो कि इन्वॉल्व है कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एक्ट के अंदर। फिर 7 का सी है करस्पॉन्डिंग लॉ। तो करस्पॉन्डिंग का लॉ का मीनिंग है यहाँ पे कि मीन्स लॉ करस्पॉन्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जो इस प्रोविजंस के इस एक्ट के हिसाब से करस्पॉन्डिंग लॉ है उनके हिसाब से ये लॉ यहाँ पे है। उसके बाद है 7D। 7D बाद में ऐड हुआ है, देखिए इसको 7D को भी देख लेते हैं कब से आया हुआ है। 7D इंसर्ट हुआ है 2001 में। तो जो 7A था उसमें, सॉरी क्लॉज 7 यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज 7A related as clause 7D thereof by the act of 9 of 2001। तो जो 7A था वो अब यहाँ पे 7D हो गया है अमेंडमेंट से। तो इसमें हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं क्या है। तो कंट्रोल सब्सटेंस, तो कंट्रोल सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी तरीके का सब्सटेंस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, हैविंग रिगार्ड टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, की जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एज टू इट्स पॉसिबल यूज, कि जो उसका पॉसिबल यूज है इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोपैथिक सब्सटेंस, to the provision of international convention by the notification of official gazette declare to be controlled substance। तो कंट्रोल सब्सटेंस का यहाँ पे मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि जो कोई भी सब्सटेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रिगार्ड करते हुए, हैविंग रिगार्ड मतलब अब ये जानते हुए कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो उनके पास है या जो पॉसिबल यूज है प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चर का, किसी नार्कोटिक ड्रग साइकोपैथिक सब्सटेंस का, और प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कन्वेंशन के, वो नोटिफिकेशन इश्यू करके डिक्लेयर कर देती कंट्रोल सब्सटेंस। मतलब बस नोटिफिकेशन इशू करके डिक्लेयर कर देती है एज कंट्रोल सब्सटेंस, तो वो यहाँ पे हो जाता है कंट्रोल सब्सटेंस। आपको उतना याद रखना है बस। उसके बाद है एट्थ डेफिनेशन जो है कन्वेंस। तो कन्वेंस का मीनिंग होता है कोई भी कन्वेंस किसी भी डिस्क्रिप्शन का व्हाट्सएवर, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो एनी एयरक्राफ्ट इसमें इंक्लूड होता है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। व्हीकल और वेसल इसमें इंक्लूड होते हैं। तीन चीजें यहाँ पे आती हैं, एयरक्राफ्ट, वेसल और व्हीकल। ठीक है, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, वेसल यहाँ पे आते हैं कन्वेंस के लिए। उसके बाद एट्थ है सॉरी एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग। तो एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग के बारे में आता है, मीन्स नार्कोटिक ड्रग, तो कोई भी नार्कोटिक ड्रग है जो कि नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज के लिए। तो एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग क्या है, तो एक नार्कोटिक ड्रग जो कि नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल या साइंटिफिक यूज के लिए, तो उसको हम एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग बोलेंगे, क्योंकि वो तो मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए जरूरी हो रहा है। तो यहाँ पे एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग भी हो गया, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग का क्या मीनिंग हुआ कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है मेडिकल या स्पेसिफिक यूज के लिए। फिर 8B है यहाँ पे। 8B बताता है इलिसिट ट्रैफिक। तो इलिसिट ट्रैफिक का मीनिंग क्या होता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसके बारे में बताया हुआ है कि 8A है उसको 8B बना दिया था एक्ट नंबर 16 ऑफ 2014 से, जो कि इफेक्ट में आया था 1 मई 2014 से। तो इलिसिट ट्रैफिक का मतलब होता है कोई भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जिसको कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेटिंग एनी कोका और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। तो इलिसिट ट्रैफिक का मतलब होता है कोई भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जिसको सबसे पहले क्या किया हो, कल्टीवेट किया हो किसी कोका प्लांट को, और गैदरिंग किया हो उसका पोर्शन कोका प्लांट का, या फिर कल्टीवेट किया हो ओपियम, पॉपी एंड कैन और एनी कैनबिस प्लांट को। तो सबसे पहले कल्टीवेशन कोका प्लांट की होता है, तो दूसरे में ओपियम पॉपी को किया हो या एनी
कैनबिस प्लांट को किया हो। फिर थर्ड है एंगेजिंग इन द प्रोडक्शन, कोई भी अगर एंगेज है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में, पोजीशन में, सेल में, परचेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में, कंसीलमेंट और यूज और कंजम्पशन करता है। इंपोर्ट करता है इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से किसी स्टेट से मंगाता है। एक्सपोर्ट करता है इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर कहीं बेचता है। और इंपोर्ट इनटू इंडिया, इंडिया में इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया से बाहर। और ट्रांसशिपमेंट करता है नार्कोटिक ड्रग और साइकोपैथिक सब्सटेंस का। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन एनी एक्टिविटी इन नार्कोटिक ड्रग और साइकोपैथिक सब्सटेंस। तो नार्कोटिक ड्रग या साइकोपैथिक सब्सटेंस में किसी तरीके की डीलिंग करता है अदर देन जो कि रेफर की गई सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 3 में। और वो हैंडलिंग करता है, लेटिंग करता है एनी प्रीमाइसेस को फॉर कैरिंग ऑन और एनी ऑफ द एक्टिविटीज रेफर टू क्लॉज 1 टू 4। मतलब किसी भी तरीके की हैंडलिंग दे रहा है अपनी प्लेस की, वो सब ये सब एक्टिविटीज कर सके जो कि रेफर की गई सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 4 में। एक मिनट। फिर इसमें लिखा हुआ है अदर देन दूस परमिटेड अंडर दिस एक्ट। इस उस चीज को छोड़ के जो कि एक्ट में परमिट किया गया है, और एनी रूल जो कि इस एक्ट में बनाया गया है, ऑन एनी कंडीशन और एनी लाइसेंस के हिसाब से, टर्म और ऑथराइजेशन इशूड जिसको किया हुआ है। इसमें इंक्लूड होता है क्या चीजें, सबसे पहले याद रखिएगा। तो फाइनेंसिंग कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी ऑफ द फोर्सेड एक्टिविटीज। तो अभी यही वाली डेफिनेशन कंटिन्यू चल रही, फिफ्थ वाली। तो इसमें बता रहा है कि इसमें अदर देन मतलब इस सब चीज को छोड़ के जो कि परमिटेड है इस एक्ट में, या किसी रूल जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, और कंडीशन और लाइसेंस का जो है ऑथराइजेशन इशू किया गया है देयर अंडर। और उसमें क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो फाइनेंसिंग कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज को, अबेटिंग और कंस्पायरिंग इन द फर्दरेंस ऑफ और इन सपोर्ट ऑफ डूइंग एनी ऑफ द अफोर्सेड एक्टिविटी। कि वो एक्टिव मतलब अबैटिंग कर रहे हैं, कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं इन द फर्दरेंस, मतलब उन कंटिन्यूएंस में, मतलब अफोरमेंटेड एक्टिविटीज में। उसके बाद है हार्बरिंग कर रहे हैं पर्सन को, किसी भी जो कि एंगेज है अफोरमेंशन्ड एक्टिविटीज में। अब नाइन्थ डेफिनेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है, तो एक कन्वेंशन किसी नारकोटिक ड्रग्स की, मतलब एक सिंगल कन्वेंशन और नारकोटिक ड्रग्स जो कि 1961 की हेड ऑफ की गई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एट न्यूयॉर्क इन मार्च 1961 में। फिर प्रोटोकॉल जो अमेंड करने का कॉन्ट्रवेंशन, सॉरी, प्रोटोकॉल अमेंडिंग कन्वेंशन जो कि मेंशन किया था इन सबसेक्शन ए, एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एट जेनेवा इन मार्च 1972 में। फिर उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971, जो कि अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एट वियना इन फरवरी 1971 में। और कोई भी अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल और अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि अमेंड करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन को, रिलेटेड है नार्कोटिक ड्रग्स से, साइकोपैथिक सब्सटेंस से, विच में भी रेटिफाइड, जिसको रेटिफाइड किया जाता है, एसीडेड किया जाता है टू इंडिया बाय कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की शुरुआत होने के बाद। अब मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है, तो इन रिलेशन टू द नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोपैथिक सब्सटेंस में क्या होता है, तो किसी भी तरीके का प्रोसेसेस या अदर देन प्रोडक्शन, सारी तरीके की प्रोसेसेस या अदर प्रोडक्शन को छोड़ के जिसमें ड्रग्स और सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाते हैं, उनका रिफाइन किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ सच ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना सच ड्रग्स और सब्सटेंस का, और मेकिंग प्रिपरेशन, किसी भी तरीके का मेकिंग और प्रिपरेशन होता है अदर देन इन फार्मेसी और प्रिस्क्रिप्शन विथ और कंटेनिंग सच ड्रग्स और सब्सटेंसेस। और नाइन्थ है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग। तो मैन्युफैक्चर ड्रग का मतलब क्या होता है, सारे
कोका डेरिवेटिव्स, मेडिसिनल कैनाबिस, ओपियम डेरिवेटिव्स और पॉपी स्ट्रोक कॉन्सेंट्रेट होते हैं। मतलब मैन्युफैक्चर्ड ड्रग का मतलब क्या होता है, इसमें सारे कोका डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, मेडिसिनल कैनाबिस, ओपियम डेरिवेटिव्स और पॉपी स्ट्रोक कंसंट्रेट आ जाते हैं इसके अंदर। और एनी अदर नार्कोटिक सब्सटेंस आ जाता है, और प्रिपरेशन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज टू इट्स नेचर or to a decision, if any, under international convention or notification the officer can declare manufactured drug। तो यहाँ पे किसी भी अदर नार्कोटिक ड्रग और प्रिपरेशन भी आ जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे लगता है, इस चीज को रिगार्ड में रखते हुए जो कि उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके नेचर से रिलेटेड उसका डिसीजन, और इफ एनी, और किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। तो मतलब वो डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफिशियल गैजेट में, अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से उनको लगता है, उनका डिसीजन ये है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो प्रिपेयर्ड है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड है, तो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। ऐसा मैन्युफैक्चर्ड ड्रग वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ बट डज नॉट इंक्लूड, बस में इंक्लूड क्या नहीं होगा, तो किसी भी तरीके का नार्कोटिक ड्रग और प्रिपरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन के रिगार्ड में रखते हुए एज टू द नेचर ऑफ डिसीजन, if any, under any international convention by notification officer that does not declare to be a manufactured drug। तो सिंपल सी बात है, इसका उल्टा जो हम ऊपर पढ़ते आए हैं, अब इसमें क्या है कि बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस या प्रिपरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्ड में है, कि जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उनके पास है, मतलब ऐसा उनको लगता है, उसका नेचर और डिसीजन उन्होंने लिया है उसका नेचर देखते हुए, कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में उसको डिक्लेयर नहीं करते। डज नॉट डिक्लेयर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, मतलब उसको मैन्युफैक्चर्ड ड्रग वो डिक्लेयर नहीं करते। अब देख लेते हैं अभी कितना और है हमारे लिए। ओके, सो अभी काफी चीजें अभी पढ़ना बाकी है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर को ही।